नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। हमारे देश की राजनीति में यूं तो हमेशा वोटों के लिए धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण का आरोप बीजेपी पर लगता आया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से 4 महीने पहले उसी ध्रुवीकरण की चक्की को चलाने के कटघरे में अखिलेश यादव खड़े हैं, जो भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना का गुणगान करते हैं। अखिलेश यादव के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जिन्ना के पहले पीएम बनने पर सब कुछ अच्छा होने की बात कहते हैं। अखिलेश पर जिन्ना विवाद में एफआईआर दर्ज हो जाती है। जिन्ना किसके काम का, इसका जवाब देने वाली दस्तक इस रिपोर्ट में। I thank His Majesty the King on behalf of the Pakistan Constituent Assembly. आजादी का अमृत महोत्सव मनाते भारत से धर्म के नाम पर पूरा एक देश अलग कराने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नहीं सोचा होगा 75 साल बाद उनका भारत के सबसे बड़े राजनीतिक राज्य उत्तर प्रदेश की सत्ता की लड़ाई में ऐसे इस्तेमाल होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए। यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो कुल विवाद नहीं होता। उनको जिन्ना जपने का, जिन्ना का नाम जपने की याद आती है। जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। जिन्ना को अपना आदर्श मानने वाले लोग आज भी जिन्नावाद का समर्थन करते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। यूपी में अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया है। सवाल है लखनऊ की सत्ता की चांदी और चांदी का मुकुट, दोनों के पीछे जिन्ना का रिश्ता क्या है? सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों को चाहिए था कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो कुल विवाद नहीं होता। भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए तो जिन्ना को ही जिम्मेदार बताया जाता है ना। अब तो किसी के ऊपर एलिगेशन लगा दीजिए, लेकिन उसके जिम्मेदार वो नहीं है। सवाल उठा, आखिर जिन्ना को याद करने का अखिलेश का संदर्भ क्या? जवाब अखिलेश से आया, मैं क्यों बताऊं? सवाल पूछने वाले फिर से किताब पढ़ें। क्या अखिलेश यादव जिन्ना को याद करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए यह जान लीजिए कि जिन्ना का नाम अखिलेश ने हरदोई में लिया। हरदोई जहां 5 विधानसभा सीट आती हैं, 4 सीट पर मुस्लिम वोटर 18 से 23% तक हैं। उत्तर प्रदेश में हर 10 में से 2 वोट की ताकत मुस्लिम मतदाता रखते हैं। क्या उन्हीं मुस्लिम वोट को अपनी राजनीति की बोतल में पूरी तरह उतार कर रखने के लिए जिन्ना के जिन्न को बाहर निकाला गया? मुस्लिम वोट तो पहले से भी अखिलेश के पास आते रहे हैं, ऐसे में क्यों फिर जिन्ना याद आए? उत्तर प्रदेश के 14 करोड़ 50 लाख मतदाताओं के बीच में 20% वोटर मुस्लिम हैं। 45 से 58% मुस्लिम वोटर का रुझान मतदान में समाजवादी पार्टी की तरफ रहता आया है। 2012 के विधानसभा चुनाव में 78 मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करने वाली समाजवादी पार्टी के 43 उम्मीदवार जीते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 58% मुस्लिम वोट का गणित समाजवादी पार्टी के खाते में फिट बैठा था। 2019 में मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़े अखिलेश के महागठबंधन को 78% मुस्लिमों ने एकजुट होकर वोट दिया। जब इतने मुस्लिम वोटर पहले से समाजवादी पार्टी पर भरोसा करते आ रहे हैं, फिर क्यों पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना को महात्मा गांधी, सरदार पटेल के साथ अखिलेश यादव खड़ा करने लगे? क्या तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण मजबूत करने के लिए? उनको जिन्ना जपने का, जिन्ना का नाम जपने की याद आती है। तुष्टीकरण का एक नया खेल शुरू हो जाता है। ध्रुवीकरण के आरोप तो हमेशा बीजेपी पर लगते आए। इस बार अखिलेश यादव की राजनीति जिन्ना के नाम पर ध्रुवीकरण के प्रयोग की कही जा रही है, लेकिन क्यों?
इस वजह को जानने के लिए आगे बढ़ने से पहले मुजफ्फरनगर में रैली करते वक्त जहां अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर उतरा वहां चलते हैं। जिस मंच पर उत्तर प्रदेश के कश्यप समाज का वोट साधने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे, उसी मंच से लगे नारों को जरा सुनिएगा। ऊपर अल्लाह है, नीचे मल्लाह है। ऊपर अल्लाह है, नीचे मल्लाह है। अगर मल्लाह चाहेगा पूरा का सब चाहेगा तो आपकी नाव जो है भवसागर को पार कर देगी। अल्लाह बचाए अब मल्लाह बचाए। आज मैं बताना चाहता हूँ कि जिसके साथ अल्लाह हो और जिसके साथ मल्लाह हो, उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। मल्लाह समुदाय का वोट, मंच मल्लाह समुदाय का और अल्लाह का नाम, ये सब कुछ अखिलेश यादव की पार्टी क्यों कर रही है? क्या इसके पीछे उत्तर प्रदेश में ओवैसी का पिछली बार के मुकाबले इस बार मजबूत होकर उतरना है? अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है, किसी की सियासी आवाज नहीं है, किसी के आवाज की अहमियत नहीं है, किसी के आंसुओं की अहमियत नहीं है, अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा को मुस्लिम वोटर के आधार पर बांटे तो 403 सीट वाली विधानसभा में 143 सीट पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। 70 सीट पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 73 सीट ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा। क्या इन्हीं सीटों पर ओवैसी के जरा भी ताकत दिखाने से अब तक मुस्लिम वोट का सबसे बड़ा हिस्सा पाने वाले अखिलेश को नुकसान की आशंका है? ओवैसी कम से कम उन्होंने ऐलान किया है कि 100-105 सीटों में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। उन कंस्टिट्यूएंसी में जो दूसरी पार्टियां हैं, चूंकि ऐसी कंस्टिट्यूएंसी होंगी, हम ये मान सकते हैं वो ऐसी कंस्टिट्यूएंसी होंगी जहां मुस्लिम मतदाताओं की आबादी अधिक होगी। ऐसी कंस्टिट्यूएंसी में दूसरी पार्टियां भी शायद मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े करेंगे। ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। कुछ कंस्टिट्यूएंसी शायद ओवैसी जीत जाएं अगर वो स्ट्रांग उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए, लेकिन मुस्लिम वोटरों के बंटवारा से बीजेपी को फायदा होगा। ओवैसी का बढ़ना अखिलेश यादव के लिए मुश्किल का सबब कैसे है, इसे एक्सपर्ट की राय के बाद जमीनी हकीकत से समझिए। उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी मुस्लिम बाहुल्य सीटों के नतीजे देखिए। सहारनपुर में देवबंद की सीट पर 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 55,385 वोट पाए। बीएसपी को यहां 72,844 वोट मिले। मुस्लिम वोट बटा, बीजेपी 1,02,244 वोट लेकर मुस्लिम वर्चस्व वाली देवबंद सीट जीत गई। बिजनौर में नूरपुर की सीट का भी हाल जानिए। अखिलेश राहुल की पार्टी मिलकर यहां पिछली बार 66,436 वोट लाई। बीएसपी को 45,902 वोट मिले और तब मुस्लिम वोट इस सीट पर बंटने से बीजेपी 79,172 वोट लेकर जीत गई। इस बार ओवैसी वोट के ध्रुवीकरण का बड़ा कारण मुस्लिमों के बीच बन सकते हैं। क्या इसी कारण अखिलेश यादव और उनके साथी राजभर जिन्ना का नाम प्रमुखता से लेने लगे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो कोई विवाद नहीं होता। ओवैसी तुरंत अखिलेश के ध्रुवीकरण कार्ड को खारिज भी करने लगते हैं। अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइजर्स को चेंज करना चाहिए या खुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। अखिलेश यादव अच्छी तरह 2014 के बाद के चुनावों में जान चुके हैं कि बीजेपी के साथ बहुसंख्यक वोट का बड़ा हिस्सा है, खासकर गैर यादव ओबीसी भी। ऐसे में अखिलेश का फोकस 9% यादव और 20% मुस्लिम वोटर पर है। संभव है कि अखिलेश जिन्ना के बहाने शहरी मुस्लिम वोटर का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में चाहते हैं, क्योंकि शहरों में 32% जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 16% मुस्लिम मतदाता उत्तर प्रदेश में हैं। स्विंग वोटर पर ये नजर है, यानी माहौल देखकर वोट देने वाले मतदाता, जिन पर अखिलेश का ध्रुवीकरण कार्ड क्या चल सकता है? तो मुश्किल सा काम है कि कितना % स्विंग करता होगा, लेकिन निश्चित रूप से
इन सब चीज़ों का असर वोटरों के मन पर पड़ता है। आजकल जिस तरह के चुनाव होते हैं और खासकर जैसे बहुदलीय एक तरह से चुनाव मल्टी पार्टी कंटेस्ट होने वाला है यूपी में, ऐसी स्थिति में अगर आपने 3-4% वोटरों को भी स्विंग हो गया तो वो एक पार्टी के लिए बहुत बढ़त दे सकती है। तो कम से कम मुझे लगता है कि स्विंग वोटरों की तादाद 5 से 7% तो जरूर होती है। वो एक एड ऑन वोट है, एडिशनल वोट है। उस समुदाय के ज्यादातर वोटर तो आपको वोट कर ही रहे हैं, लेकिन आपने उन 5% 6% वोटरों को भी अपनी ओर स्विंग कर लिया जो संभवतः आपको वोट नहीं देते। माना जा रहा है कि अखिलेश गैर यादव हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण की काट में मुस्लिम वोटर का ध्रुवीकरण चाहते हैं, ताकि एक मुश्त 19% वोट सपा को मिले। जिन्ना वाला ये प्रयोग क्या अखिलेश को सत्ता का ध्रुव तारा दिला पाएगा? अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश में सवाल 1100 रुपए की चर्चा है। 1100 रुपए के चक्कर में सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावक हैरान हैं। आखिर शिक्षा विभाग के दिए 1100 रुपए में कैसे 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्वेटर, 1 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी मोजा खरीद कर लाएं? जो 1100 रुपए आ रहे हैं उसमें क्या आ जाएगा? कपड़े आ जाएंगे, के सिलाई दे देंगे, हम के जूते मोजे ले आएंगे, कुछ भी तो नहीं आ रहा है। कम से कम 2-3 हजार 3,000 रुपए तो हो। कम से कम सिलाई हो गई 500 रुपए। आज की महंगाई में कहाँ से आएंगे? 1100 रुपये में तो कुछ आने का नहीं है। सरकार दे रही है कुल जमा 1100 रुपए। मानो कह रही हो कि उसी में अब 300 की दर से 600 रुपए में 2 जोड़ी ड्रेस, 125 रुपए में 1 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी मोजा, 200 रुपए में 1 स्वेटर और 125 रुपए में स्कूल बैग खरीद कर दिखाओ, बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में 1ली से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता परेशान हैं। दुकान दुकान टहल रहे हैं, खोज रहे हैं कि मिल जाए ऐसी दुकान जो दे दे 600 रुपए में 2 जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म, कोई दुकान जो दे दे 125 रुपए में 1 जोड़ी जूता और 2 जोड़ी मोजा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने इतने ही रुपए का बजट बनाकर खाते में पैसा भेजना शुरू किया है। यूनिफॉर्म खरीदने का बजट बढ़ाते हैं तो स्वेटर हाथ से सरक जाता है, स्वेटर का पैसा बढ़ाते हैं तो मोजा मिलना मुश्किल हो जाता है। दावा है कि इस तरह सरकारी पारदर्शिता लाने वाली एक अच्छी कोशिश पर महंगाई भारी पड़ रही है। गवाही 4 जिलों से सुनिएगा। टोटल सामान आया 2530 रुपए का, कहाँ से आ जाएगा? नहीं आ सकती। 1100 रुपए में हो कहाँ पाएगा? अब उसमें जूता, मोजा, बैग, 2 स्वेटर कपड़ा लेंगे तो कहाँ पूरा हो पाएगा? पूरा होगा नहीं। 1100 रुपये में तो कुछ आने का नहीं है। जैसे कि जूते हैं, ड्रेस है या किताब कॉपियाँ हैं, कम से कम 2500 रुपये, 3,000, 3,500 इतने रुपए का खर्चा आता है। जो 1100 रुपए आ रहे हैं उसमें क्या आ जाएगा? कपड़े आ जाएंगे, के सिलाई दे देंगे, हम के जूते मोजे ले आएंगे, कुछ भी तो नहीं आ रहा है, क्या कर सकते हैं? दरअसल हुआ ये कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ 80 लाख छात्रों के माता पिता के खाते में सीधे पैसा देने का फैसला किया। यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, बैग के लिए प्रति बच्चा 1100 रुपए उनके माता पिता के खाते में डाले जाने तय हुए, जबकि पहले खुद सरकार ही विद्यालय समितियों के जरिए खरीदवा कर ये सब बच्चों को बंटवाती थी। तो अब योजना क्यों बदली गई? काफ़ी शिकायतें होती थी अध्यापक की भी, विभाग के अधिकारियों की भी, कि यूनिफॉर्म कहाँ से खरीद करके उन्हें कमीशन खाया जा रहा है। तो इसी बेस पर हमारे विभाग का, सरकार का ये अच्छा निर्णय लिया है कि 21-22 से डीबीटी के माध्यम से जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनके अभिभावकों के खाते में ये पैसा सीधे 1100 रुपये उनके खाते भेजा जा रहा है। अब उसी 1100 रुपए में बच्चों के लिए सब कुछ खरीद कर लाना चुनौती बन गया। अब तक विभाग एक मुश्त टेंडर करके बांटता था, तो बड़ी खरीदारी के रूप में ये सब 1100 रुपए में मिल जाना संभव होता था। वही यूनिफॉर्म, बैग, जूता, मोजा, स्वेटर सब एक परिवार कैसे ले पाएगा 1100 रुपए में? दुकानदार भी हाथ खड़े कर दे रहे हैं। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1100 में ये पैकेज मिल सके। नहीं, क्योंकि क्वालिटी सबकी अलग अलग होती है।
हमारी क्वालिटी में ये पॉसिबल नहीं है। नहीं मिल पाएगा भाई साहब, सिलाई भी महंगी है, कपड़ा महंगा है, जीएसटी लग के कपड़ा आता है। 1100 रुपए में पूरी मतलब यूनिफॉर्म किट मिलना भी सब मुश्किल लग रहा है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज की महंगाई में क्या आता है आप बताइए। आप पहले शिक्षा विभाग के जरिए ही बच्चों को जब ड्रेस बांटी जाती थी तो स्वेटर बटते बटते आधी सर्दी बीत जाती थी। जूता किसी को छोटे नंबर का, किसी को बड़े नंबर का बटता था। स्कूल बैग बटते बटते आधा साल बीत जाता था। मीडिया में खबरें चलती थी, शिक्षा विभाग की किरकिरी होती थी। सिस्टम सुधारने की जगह खाते में पैसा डाल देना शायद आसान रास्ता समझा गया। 1100 रुपए में चाहे उसके बाद सामान मिले ना मिले। आज तक ब्यूरो। सरकार मेहरबान तो नेताओं के रिश्तेदार भी सरकारी पदों पर पहलवान, और यही पंजाब में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक के बेटे, दामाद, दूसरे रिश्तेदार महत्वपूर्ण पदों पर सरकारी कृपा पर रखे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी है पंजाब का, जो रोजगार के लिए, अपने वेतन के अधिकार के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं। पंजाब की कांग्रेस सरकार है जो अपनों को बड़े बड़े पदों, ऊंचे कदों और मोटी पोस्ट की रेवड़ी देने में व्यस्त है। दूसरी तरफ पक्की नौकरी के इंतजार में, अपने अधिकार के वेतन के इंतजार में 18 साल से बदहाल छोड़े गए पंजाब के आम लोग हैं। और इस तस्वीर के साथ देखिए, सुनिए, इसी महीने नवंबर में मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदार महेंद्र सिंह केपी को कैबिनेट मंत्री की सुविधा दे दी गई। इसी महीने पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा के दामाद तरुणवीर सिंह को एडिशनल एडवोकेट जनरल बना दिया गया। सितंबर में कैबिनेट मंत्री रहे गुरप्रीत कांगड़ के दामाद गुलशेर सिंह को पंजाब में आबकारी एवं कराधान इंस्पेक्टर की नियुक्ति सरकारी कृपा से मिली। जून में कांग्रेस नेता राकेश पांडे के बेटे भीष्म पांडे को राजस्व विभाग में सरकारी कृपा के आधार पर तहसीलदार बना दिया गया। पंजाब में कांग्रेस ने सत्ता संभाली थी तो वायदा किया था कि हर घर को रोजगार देगी। सब लोगों को उम्मीदें जगी थी कि अब जो बेरोजगार हैं उनके दिन फिर जाएंगे क्योंकि उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार नहीं मिला। अगर रोजगार मिला तो पंजाब के एमएलएस को, एमपीस के रिश्तेदारों को, या फिर मुख्यमंत्री के रिश्तेदार को, या गृह मंत्री के रिश्तेदार को। पंजाब में हजारों ऐसे बेरोजगार हैं जो दिहाड़ीदारों से भी कम मानदेय पर काम कर रहे हैं। मोहाली में प्रदर्शन करते चले आ रहे ये चंद लोग नहीं, ऐसे 13,000 लोग हैं जिन्हें 18 साल से वेतन के नाम पर 3,500 रुपए मिलते हैं। पढ़े लिखे ये शिक्षक दिहाड़ी मजदूर से भी कम पैसा पाते हैं। एक अध्यापक 3500 रुपया ला रहा है और 1,000 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, 1,000 रुपये का 5 लीटर सरसों का तेल आ रहा है, और इनसे इसकी दिहाड़ी कितनी बनती है। पंजाब में बेरोजगार लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। यही हाल कैप्टन राज में रहा, यही हाल चुनाव से पहले कैप्टन बनाए गए चन्नी राज में चल रहा है। तो घर घर रोजगार का वायदा किया, लेकिन घर घर में जो रोजगार मांगने आया उसकी लाठी से पिटाई की। अगर आपने रोजगार दिया तो सिर्फ और सिर्फ उन मंत्रियों को, उन विधायकों को, उन कांग्रेसी नेताओं को दिया जो आपकी कुर्सी बचाने के लिए जरूरी थे। उनका हक नौकरी का नहीं है, ये भी हमारे वसनीक है। अगर कोई एलिजिबल है तो हर एक का फर्ज बनता है। हमारे क्या बच्चे अगर नौकरी करना चाहे तो उनका राइट नहीं है, उनका हक नहीं है? क्या वो बेरोजगार रहे? नेताओं के बच्चे जरूर योग्यता के दम पर नौकरी पाएं, लेकिन करोड़पति परिवार से जुड़े लोग कम से कम सरकारी कृपा पर तो न रखे जाएं। ऐसी हर नियुक्ति रोजगार के नाम पर मजदूर से कम वेतन पर काम करते एक प्रकार के बेरोजगारों के जख्मों पर नमक है। लोगों को रोजगार देने के नाम पर उनके वोट तो हासिल कर लिए, लेकिन 5 साल बीतने पर भी पंजाब के लोगों को रोजगार नहीं मिला। आम लोगों को कोरे आश्वासन मंत्रियों, विधायकों और दूसरे कांग्रेसी नेताओं के बच्चों को, रिश्तेदारों को अब नौकरी की रेवड़ियां बांटी जा रही है। मेरे पीछे जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, आखिर उनकी शिक्षा के साथ कब तक ये मजाक होता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप साहू के साथ मंजीत सहगल, मोहाली, आज तक। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।